हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपको मेरी कल की वीडियो में थोड़ा बहुत तभी भी समझ में आया होगा। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल लीजिए कि हमें ये चीज़ नहीं आती है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग सोचिए कि मुझे आता है। अगर आप ये सोचेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। और आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है ये आ जाए। और क्या होता है कि आय का चक्रीय प्रवाह, देखिए टॉपिक का नाम है आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है कि मतलब ये बुक्स में बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत टफ लैंग्वेज में भी है और बहुत बड़ा बड़ा भी है। तो आप अगर शॉर्ट वर्ड्स में आप यहाँ पे समझ जाएंगे ना, तो आप लोग वहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आय का चक्रीय प्रवाह है। आप लोग को एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से मैं समझा देती हूँ। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, उत्पादन, आय और व्यय। आपको बस 3 चीज याद रखनी है, उत्पादन, आय और व्यय। अगर आप उत्पादन, आय और व्यय तीनों चीजों को समझ जाएंगे तो आप आय का चक्रीय प्रवाह अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इसके लिए आपको पहले उत्पादन समझना जरूरी है। उत्पादन आप लोग को मैंने कल भी बताया था, 5 साधन होते हैं उत्पादन के। तो क्या होता है कि उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा। ठीक है, उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता और संगठन। इन पांचों को मिलाकर जब किसी वस्तु या फिर सेवा का निर्माण किया जाता है तो उसे ही उत्पादन कहा जाता है। और उत्पादन को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु की उपयोगिता में सृजन किया जाता है। जैसे कि पहले मान लीजिए हमें एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि टेबल किससे बनता है? लकड़ियों से ही तो बनता है ना। तो पहले वो सिर्फ लकड़ी है। ठीक है, तो एक लकड़ी का मूल्य अगर मान लीजिए 500 रुपये था। ठीक है, लेकिन उस लकड़ी से हमने क्या कर दिया? टेबल बना दी। ठीक है, तो अब टेबल का मूल्य कितना हो गया? 1500 हो गया, 2000 हो गया। मतलब उस जो जो थी ना, लकड़ी थी, जो लकड़ी की उपयोगिता का सृजन हुआ है, मतलब लकड़ी का क्या हो गया? मूल्य बढ़ गया। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाना या उसकी उपयोगिता का सृजन हो जाना ही उत्पादन कहलाता है। ठीक है, और बाकी दूसरा आता है आय। ठीक है, आय क्या होती है? अगर हम मान लीजिए अगर मैं एक उत्पादक हूँ और मैंने वस्तुओं का निर्माण किया है, तो ऑब्वियस सी बात है उपभोक्ता मुझसे क्या करेगा? उपभोक्ता मुझसे जो मैंने वस्तु और सेवा का निर्माण किया है उनको खरीदेगा। और जो वो खरीदेंगे उस वस्तु या फिर सेवा को, उसके बदले में मुझे क्या देंगे? उपभोग व्यय देंगे, मतलब मुझे पैसे देंगे। तो वो पैसे मेरी इनकम है। ठीक है, जितने भी पैसे मुझे मिल रहे हैं वो सब कुछ मेरी इनकम है, यानी उत्पादित वस्तुएं मिलकर। ठीक है, आय प्रतिफल स्वरूप जो आय अर्जित करती है, मतलब कि उत्पादन के साधनों द्वारा जो वस्तु और सेवा बनी है उसका जो प्रतिफल मुझे प्राप्त होगा वो आय कहलाएगा। तीसरा आता है, देखिए, व्यय। ऑब्वियस सी बात है, आय होगा तो हम, अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम उनको खर्च करेंगे ही। खर्च किस में करेंगे? जो हमारे उपयोग की चीजें हैं, ठीक है, उनमें हम उनको खर्च करेंगे, तो वो व्यय कहलाता है। व्यय एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक हल्का सा इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम क्या करेंगे कि कुछ अलग करने की सोचेंगे, तो हमारे वहाँ पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो व्यय कहलाता है। तो आपको उत्पादन, आय और व्यय समझ में आ गया होगा। व्यय देखिए 2 रूपों में हो सकता है, एक उपभोक्ता व्यय करेगा और एक उत्पादक व्यय करेगा। उपभोक्ता कैसे व्यय करेगा? वस्तु खरीदने में, यानी कि किसी वस्तु का उपभोग करने में। लिखा भी है, देखिए, उपभोक्ता वस्तु खरीदने में किसी भी आय का व्यय करेगा। और जो उत्पादक है वो उत्पादक उत्पादन करने में। हाँ, अगर एक उत्पादक है, मैं एक उत्पादक हूँ, तो मैं अगर अपने पैसे खर्च करूंगी तो मैं वस्तु और सेवा के निर्माण में ही तो करूंगी ना। और आप एक उपभोक्ता हैं, तो आप मुझसे वो जो वस्तुएं हैं उनको खरीदेंगे, तो आप अपने पैसे वहां पे इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है कि 2 प्रकार का होता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आय का चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं। हो सकता है आपसे 2 नंबर में ये पूछ दिया जाए कि आय का जो वास्तविक प्रवाह है वो क्या है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आय का चक्रीय प्रवाह 2 प्रकार का होता है। ठीक, 2 प्रकार कौन कौन से? एक है वास्तविक प्रवाह, एक है मौद्रिक प्रवाह। हल्का फुल्का आप लोग को समझ में आ गया होगा, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो मौद्रिक का मतलब तो समझते हैं पैसे। ठीक, वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं? देखिए, वास्तविक प्रवाह में ना केवल 2 क्षेत्र होते हैं। 2 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? एक परिवार और एक फर्म। फर्म मतलब वही उद्योग, ठीक है, और परिवार मतलब हम लोग।
ठीक है, जो मतलब हमारे पास जो कंपनी नहीं है, हम लोग साधारण इंसान है, हम लोग परिवार, ठीक है। परिवार क्या करता है, फर्म को क्या देता है, साधन सेवाएं देता है, सेवाएं दे रहा है। भी साधन सेवा समझते हैं ना आप लोग, उत्पादन के जो 5 साधन है वो हमारे द्वारा तो दिए जाते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर कोई इंसान बाहर से आता है, आप लोग देख भी रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा लोग जो है बाहर से आके यहाँ पर ज़मीन खरीदते हैं, है ना, तो वो लैंड किसके द्वारा दी जा रही है, हमारे ही द्वारा तो दी जा रही है। तो उनको एक तरह से हम साधन सेवा दे रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कोई दिल्ली का आदमी आता है और वो यहाँ ज़मीन खरीदता है, तो हमने उसको अपनी क्या दी, भूमि दी, ठीक। उस भूमि में वो एक होटल बनाता है, होटल के लिए मजदूर कहाँ से आए, गांव से लिए, तो उसको हमने क्या दिया, श्रम भी दिया, ठीक है। और पूंजी वो अपनी हल्की फुल्की जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो सब, ठीक है। तो वास्तविक प्रवाह को क्या होता है, परिवार फर्म को साधन सेवाएं देता है, मतलब जो उत्पादन के 5 साधन हैं, और फर्म उसके बदले में क्या करेगा, परिवार को वस्तु और सेवा देगा। कैसे, देखिए, परिवार फर्म को साधन सेवा दे रहा है, मतलब उत्पादन के 5 साधन दे रहा है, और फर्म उन 5 साधनों से किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रही है, और उत्पादन वो किसे देगी, वो परिवार यानी उपभोक्ता को ही तो देगी, तो वस्तु और सेवा, ठीक है। वास्तविक प्रवाह में बस आपको इतना ही लिखना है। वास्तविक प्रवाह आय का ऐसा चक्रीय प्रवाह होता है जिसमें 2 क्षेत्र होते हैं, एक परिवार एक फर्म। परिवार द्वारा फर्म को साधन सेवाएं यानी कि उत्पादन के 5 साधन कौन कौन से होते हैं लिख दीजिएगा, कल की वीडियो में आपको पता है, मैंने बताया भी है। साधन सेवाएं देते हैं, फर्म उसके बदले में परिवार को वस्तु और सेवा देता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रकार आता है मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक मतलब पैसे, ठीक। इसको देखिए, मौद्रिक प्रवाह में भी 2 ही क्षेत्र होते हैं, परिवार और फर्म। इसमें क्या होता है कि जैसे परिवार ने फर्म को वास्तविक प्रवाह में साधन सेवाएं दी थी, यहाँ पे भी मैंने बना रखा है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। परिवार ने फर्म को साधन सेवा दी थी, ठीक। लेकिन मौद्रिक प्रवाह में जो परिवार है ना, परिवार क्या करेगा, देखिए अगर परिवार है, परिवार ने क्या दी, साधन सेवा किसे दी, फर्म को दी। अब फर्म इसके बदले में परिवार को कुछ ना कुछ तो देगा। अब आप हैं, अगर आप कहीं पे अपनी ज़मीन देते हैं किसी को, तो फ्री में नहीं देते, वो आपको उसके पैसे देता है ना, पैसे देता है, या फ्री में दे देते हो, फ्री में तो नहीं देते, पैसे देगा वो आपको, ठीक। चाहे वो कितने की भी हो, अगर उसको ज़मीन खरीदनी है तो वो पैसे देगा आपको। वैसे ही अगर कोई भी गाँव का कोई श्रमिक मजदूरी करता है, तो उसके बदले में उसको उसकी क्या मिलती है, उसकी मजदूरी मिलती है, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखिए आप लोग समझ में, परिवार ने फर्म को वास्तविक प्रवाह में साधन सेवा दी, जबकि फर्म ने परिवार को मौद्रिक प्रवाह के लिए क्या दिया, साधन सेवा का भुगतान। साधन सेवा का भुगतान मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया कि श्रम के लिए क्या दी जाती है, मजदूरी दी जाती है, ठीक है। भूमि के लिए क्या दी जाती है, लगान दी जाती है। तो वैसे ही भुगतान यानी कि पारिश्रमिक हो गए, ठीक। उसके बाद वास्तविक प्रवाह में क्या हुआ था, वास्तविक प्रवाह में फर्म ने क्या दिया, परिवार को वस्तु और सेवा दी। उन वस्तु और सेवा के बदले हमें पैसे भी तो देने पड़ेंगे। मैं हूँ, मान लीजिए मैंने ये मार्कर खरीदा है, ठीक है, ये मार्कर खरीदा मैंने एक फर्म से, तो मेरे को इसके पैसे भी तो देने पड़ेंगे, उपभोग व्यय देना पड़ेगा। ऐसी फ्री में तो कोई भी नहीं देगा ना, मुझे उसके पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि देखिए, अगर फर्म परिवार को वस्तु या सेवा दे रही है, वस्तु या सेवा दे रही है, तो परिवार फर्म को उपभोग व्यय देंगे, क्योंकि फर्म परिवार को क्या दे रही, उपभोग करने के लिए वस्तु दे रही है। तो क्या होगा, परिवार फर्म को उपभोग, परिवार जो है फर्म को उपभोग व्यय देगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। एक बार हल्का एक बार और रिवाइज कर रहे हैं हम, इसको अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है। आय के चक्रीय प्रवाह में 3 घटक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उत्पादन, आय और व्यय, ठीक है। उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादित वस्तु या फिर सेवा को उत्पादन कहा जाता है, ठीक है। आय, उत्पादन से क्या हो गया, उत्पादन किया और उत्पादन से आय जनरेट हुई। आय किसे कहते हैं, उत्पादित वस्तु मिलकर आय प्रतिफल स्वरूप जो आय अर्जित करती है। मतलब कि उत्पादन के साधनों द्वारा जो वस्तु उत्पादित हुई है ना, उसको बेचने पर एक उत्पादक को जो उसकी इनकम मिल रही है, उसको कहा जाता है आय, ठीक है। तीसरा आ गया व्यय। व्यय क्या होता है कि अर्जित आय का निवेश, ठीक है। अर्जित आय का निवेश मतलब जो मुझे इनकम हुई, जो मेरी सैलरी आई, या हाँ ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मेरी सैलरी आई उसको मैंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया,
तो वैसे ही उत्पादक का है, जो उसे उसकी वस्तु बनाने के बदले में जो एक उपभोक्ता ने दिया था, उपभोग व्यय दिया था, उसको वो इन्वेस्ट करेगा। वो इन्वेस्ट करेगा किस में करेगा? वस्तु और सेवा फिर से निर्माण करेगा। तो ये चक्र चल रहा है ना, ये चक्र का मतलब यही है, उत्पादन हुआ, उत्पादन से आय जनरेट हुई, आय से व्यय, फिर व्यय हुआ, व्यय किसका हुआ? वस्तु एवं सेवा का उत्पादन हुआ, उत्पादन से फिर आय, व्यय, ये चलता रहता है। ठीक है। आय के चक्रीय प्रवाह के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह दो क्षेत्र में होता है, परिवार और फर्म। वास्तविक प्रवाह में परिवार फर्म को साधन सेवा, उत्पादन के 5 साधन देती है, और फर्म परिवार को क्या करता है? उन साधन सेवाओं से जिन भी वस्तु या फिर सेवा का निर्माण होता है वो देता है। मौद्रिक प्रवाह में क्या होता है? जो वास्तविक प्रवाह में परिवार द्वारा फर्म को साधन सेवाएं दी रहती हैं, फर्म उन साधन सेवाओं के बदले साधन सेवा का भुगतान करता है, मतलब पारिश्रमिक देता है। ठीक है। और वास्तविक प्रवाह में क्या होता है? फर्म ने परिवार को वस्तु और सेवा दी है, यानी कि उत्पादित वस्तु दी है, तो परिवार फर्म को उन वस्तुओं का उपभोग व्यय देता है, मतलब पैसे देता है। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं कि एक होता है आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है, और एक होता है अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह। इसमें क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में चक्रीय परिवर्तन होता है, उस टॉपिक का नाम जो है अर्थव्यवस्था में चक्रीय परिवर्तन है, और इसका नाम है आय का चक्रीय प्रवाह। इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज कर लेते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये आय का है। आप ये ध्यान रखिए कि आय मतलब उत्पादन, आय, व्यय। ठीक है। ये इसीलिए बनाया है क्योंकि आप जब अपनी बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे ना, तो बोर्ड की कॉपी एक तो इतनी बड़ी होती है, बच्चे इतने सारे होते हैं, तो आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे आपके नंबर आपको और अच्छे मिल सके। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जहां आपको 3 मिल रहे हैं वहां आप 4 भी ला सकते हैं। ऐसे ला सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स का यूज़ करिए, सारे वक्र बनाइए जितने आ रहे हैं। ठीक। और जैसे कि अगर आय का चक्रीय प्रवाह आता है ना, तो पहले ही ये बना दो, उत्पादन, आय, व्यय। मतलब जो आपकी कॉपी चेक करेगा ना, उसको लगेगा कि बच्चा पढ़ के आया, क्योंकि आप जिस एज से आ रहे हैं उस एज से मैं आ चुकी हूँ। आप जिन पेपरों को दे रहे हैं उन पेपरों को मैं दे चुकी हूँ, इसलिए एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जैसा मैंने लिखा था और मेरे बहुत अच्छे नंबर भी आए थे, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मतलब आप और भी चला सकते हैं। सब आप, हो सकता है आप 90s में ले आए नंबर, और बहुत अच्छी बात रहेगी अगर आप लोग ले आएंगे तो, क्योंकि इकोनॉमिक्स और अभी 12th में आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि आपको बीए में भी मतलब फिर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 12th से ही रिलेटेड होता है सब कुछ। ठीक। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अच्छे तरीके से पढ़िए, और जहाँ समझ नहीं आता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता आप कमेंट करिए, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगी। और 12th के बच्चे स्पेशली ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये इसको आप पढ़ के जाइएगा। इसमें से ना बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, सिर्फ यही थोड़ी कि आय का चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन बन रहा है, आय का चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं। दूसरा ये बनता है कि आय के चक्रीय प्रवाह के कितने प्रकार होते हैं। 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में भी पूछ सकता है, वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं, मौद्रिक प्रवाह किसे कहते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, और ये डायग्राम्स भी आप याद रखिएगा। अगर आपको ये डायग्राम्स याद हैं तो आप इसमें लिख लेंगे, ठीक, वरना नहीं लिख पाएंगे आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि क्षेत्र कौन से होते हैं और क्या क्या मौद्रिक प्रवाह है, क्या वास्तविक प्रवाह है। इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।